अगर वर्ण व्यवस्था जन्म से होती तो ज्ञान कभी आगे बढ़ता ही नहीं। अगर इंसान की पहचान उसके जन्म से तय होती तो कोई नया विचार, कोई नया विज्ञान, कोई नया समाज कभी पैदा ही नहीं होता। जरा आज के समाज को देखिए। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर क्यों नहीं होता? जज का बेटा जज क्यों नहीं होता? आईएएस का बेटा आईएएस क्यों नहीं होता? क्योंकि आज भी कर्म और योग्यता जन्म से ऊपर है। फिर सवाल ये उठता है, जिस भारत ने हजारों साल पहले ये बात समझ ली थी, उसी भारत को यह कैसे समझा दिया गया कि उसका समाज जन्म के आधार पर बटा हुआ था? क्या सच में प्राचीन भारत ऊंच नीच पर टिका हुआ समाज था, या हमने किसी विकृत तस्वीर को असल मान लिया? आज वर्ण व्यवस्था शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ही तस्वीर उभरती है, भेदभाव, अन्याय और शोषण। लेकिन सवाल यह है, क्या यह तस्वीर मूल है या उस मूल पर चढ़ाई गई कोई परत? क्योंकि कोई भी सभ्यता बिना कार्य विभाजन के जीवित नहीं रह सकती। कोई भी समाज तब तक नहीं चलता जब तक यह तय न हो कि कौन ज्ञान संभालेगा, कौन सुरक्षा, कौन अर्थ और कौन निर्माण। यह केवल भारत की बात नहीं है, यह मानव सभ्यता का नियम है। तो फिर भारत की इस व्यवस्था को अलग क्यों माना गया और क्यों उसे जाति कहकर हमेशा के लिए अपराधी बना दिया गया? इस वीडियो में हम किसी से लड़ने नहीं आए हैं, ना किसी को बचाने, ना किसी पर आरोप लगाने। हम सिर्फ यह समझना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था असल में थी क्या? यह व्यवस्था धर्म थी या दर्शन, नियंत्रण थी या संतुलन, शोषण थी या फिर जिम्मेदारी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या यह जन्म से जुड़ी हुई थी या मनुष्य के स्वभाव और कर्म से? हम इतिहास देखेंगे, समाज देखेंगे, राजनीति को देखेंगे, भूगोल देखेंगे और आज के आधुनिक सिस्टम से इसकी तुलना भी करेंगे। क्योंकि अगर हम आज यह नहीं समझ पाए कि हमारी सामाजिक संरचना कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ बिगड़ी, तो हम हर बार गलत चीज से लड़ते रहेंगे और सही को जला देंगे। यह वीडियो न अतीत को महिमा मंडन करेगा, न वर्तमान को गाली देगा। यह वीडियो सिर्फ एक काम करेगा, भ्रम हटाएगा। और जब भ्रम हटता है तो सच अपने आप दिखने लगता है। वर्ण, अधिकांश लोग जैसे ही ये शब्द सुनते हैं, उनके मन में रंग, जाति, ऊंच नीच और जन्म से तय पहचान की तस्वीर उभर आती है। लेकिन वर्ण का मूल अर्थ न तो जाति है, न जन्म, न ही कोई धार्मिक लेबल। वर्ण का अर्थ है वर्गीकरण, लेकिन किसी इंसान का नहीं, उसके स्वभाव और उसके कर्म का। हर इंसान एक जैसा पैदा नहीं होता। कोई सोचने में तेज होता है, कोई नेतृत्व में, कोई व्यापार समझने में और कोई निर्माण या कौशल में। यह फर्क आज भी है, यह फर्क हमेशा से रहा है और यह फर्क प्रकृति ने बनाया है, किसी धर्म ने नहीं। प्राचीन भारत ने इस फर्क को नकारने की कोशिश नहीं की, बल्कि समझने की कोशिश की। और जब आप किसी चीज को समझते हैं तो आप उसे बांधते नहीं, संतुलित करते हैं। यहीं से वर्ण की अवधारणा जन्म लेती है। चार वर्ण कोई चार जातियां नहीं थी, वह समाज के चार काम थे। ज्ञान का काम, सुरक्षा और प्रशासन का काम, अर्थ और उत्पादन का काम, और निर्माण और सेवा का काम। ये चार वर्ण प्रोफेशन के आधार पर थे। आज हम इन्हें अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन काम वही है। आज कोई प्रोफेसर है, कोई आर्मी ऑफिसर है, कोई उद्योगपति है और कोई टेक्नीशियन। कोई यह नहीं कहता कि प्रोफेसर ऊंचा है और टेक्नीशियन नीचा, क्योंकि हम जानते हैं अगर टेक्नीशियन काम बंद कर दे तो प्रोफेसर का एसी भी नहीं चलेगा। यही समझ प्राचीन भारत के पास भी थी। वर्ण व्यवस्था श्रेष्ठता की व्यवस्था नहीं थी, आवश्यकता की व्यवस्था थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह स्थायी नहीं थी। इंसान बदलता है, उसका स्वभाव बदलता है, उसकी रुचि बदलती है, उसकी क्षमता बदलती है। तो अगर व्यवस्था जीवित है तो उसे भी बदलने की अनुमति देनी होगी। यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में वर्ण को जन्म से नहीं, गुण और कर्म से जोड़ा गया। गुण यानी मानसिक प्रवृत्ति, कर्म यानी वास्तविक कार्य। आप जो सोचते हैं और आप जो करते हैं, वही आपकी सामाजिक भूमिका तय करती है। यह कोई धार्मिक आदेश नहीं था, वह एक सामाजिक समझ थी। और यह समझ इसलिए जरूरी थी क्योंकि भारत कोई छोटा समाज नहीं था। एक ही पेशा, एक ही भूमिका, एक ही पहचान पूरे समाज पर थोप दी जाती तो समाज टूट जाता। इसलिए वर्ण व्यवस्था एक ओपन सिस्टम थी। लेकिन जब हम आज इसे बंद डिब्बे की तरह देखते हैं तो हमें यह अन्याय लगती है, क्योंकि हम इसे उसकी अंतिम विकृत अवस्था में देखते हैं, उसके मूल स्वरूप में नहीं। और यही सबसे बड़ी गलती है। किसी भी व्यवस्था को उसके पतन के समय से नहीं, उसके निर्माण के समय से समझना चाहिए। वर्ण कोई दमन का औजार नहीं था, बल्कि समाज को चलाने का तंत्र था। अब अगर हम ये मान लें कि वर्ण जन्म नहीं बल्कि गुण और कर्म से जुड़ा हुआ विचार था, तो अगला सवाल अपने आप उठता है,
ये 4 वर्ण आखिर थे क्या, क्योंकि आज उन्हें ऐसे पेश किया जाता है जैसे वे 4 सीढ़ियां हो ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन सच यह है कि वे सीढ़ियां नहीं थी, वे 4 पहिए थे, और अगर चारों पहिए बराबर न हो तो गाड़ी चलती नहीं, पलट जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये किसी व्यक्ति की पहचान नहीं थे, ये समाज में निभाई जाने वाली भूमिकाएं थी। जैसे आज कोई व्यक्ति कहता है मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ, वह यह नहीं कह रहा कि वह किसी से ऊंचा या नीचा है, वह सिर्फ अपना काम बता रहा है। प्राचीन भारत में भी यही बात थी। ब्राह्मण कोई जन्मजात श्रेष्ठ वर्ग नहीं था, वह व्यक्ति था जो सीखता था, सोचता था और ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम करता था। ज्ञान का काम आसान नहीं होता, यह धैर्य मांगता है, अनुशासन मांगता है और आजीवन अध्ययन मांगता है। हर व्यक्ति इस प्रवृत्ति का नहीं होता और न ही हर व्यक्ति को होना चाहिए। जिस समाज में सब सिर्फ सोचेंगे और कोई काम नहीं करेगा, वह समाज भूखा मर जाएगा। इसलिए ज्ञान का कार्य एक विशेष प्रवृत्ति वालों को दिया गया, ना कि किसी ऊंचे दर्जे के कारण, बल्कि जिम्मेदारी के कारण। इसी तरह क्षत्रिय वह था जो निर्णय ले सकता था, जो संकट में खड़ा रह सकता था, जो समाज की रक्षा कर सकता था। यह कोई पूजा की भूमिका नहीं थी, यह जोखिम भरी भूमिका थी। युद्ध, शासन, कानून, इनमें गलती की कीमत जान से चुकानी पड़ती थी। कोई ब्राह्मण यदि क्षत्रिय का काम करता तो वह क्षत्रिय माना जाता। कोई शूद्र यदि नेतृत्व की क्षमता दिखाता तो वह क्षत्रिय माना जाता, क्योंकि भूमिका तय करती थी पहचान, जन्म नहीं। फिर आता है वैश्य। वैश्य वह था जो अर्थ को समझता था। उत्पादन, व्यापार, वितरण, यह कोई छोटी भूमिका नहीं थी, क्योंकि अगर समाज में अर्थ नहीं है तो ज्ञान भी नहीं बचेगा और सुरक्षा भी नहीं। वैश्य समाज की आर्थिक रीढ़ था। और अब आता है शूद्र। शूद्र का अर्थ कभी भी नीच नहीं था। शूद्र वह था जो अपने हाथ, अपने कौशल और अपने श्रम से समाज को खड़ा रखता है। निर्माण, कला, शिल्प, सेवा, ये सब शूद्र के कार्य थे। अगर शूद्र न हो तो न मंदिर बने, न शहर, न खेत, न सड़क। तो सवाल यह है, क्या कोई समाज अपने निर्माता को नीचा कह सकता है? नहीं। और प्राचीन भारत ने ऐसा कभी कहा भी नहीं। चारों वर्ण एक दूसरे पर निर्भर थे, कोई ऊपर नहीं था, कोई नीचे नहीं था। ब्राह्मण बिना शूद्र के केवल विचार बनकर रह जाता, शूद्र बिना वैश्य के संसाधन के बिना रह जाता, वैश्य बिना क्षत्रिय के सुरक्षा के बिना रह जाता और क्षत्रिय बिना ब्राह्मण के दिशा के बिना भटक जाता। यह व्यवस्था संतुलन पर खड़ी थी, श्रेष्ठता पर नहीं। और सबसे जरूरी बात, एक व्यक्ति जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग वर्ण का कार्य कर सकता था। यही कारण है इसे कभी कठोर ढांचा नहीं माना गया। यह बहता हुआ सिस्टम था, लचीला था, परिस्थिति के अनुसार बदलने वाला था। जब हम आज इसे पत्थर की लकीर मान लेते हैं तो हम उसे नहीं देख रहे हैं जो यह थी, हम उसे देख रहे हैं जो यह बन गई। अब एक ऐसी बात पर आते हैं जिसे सदियों से वर्ण व्यवस्था का सबसे बड़ा प्रमाण बताकर लोगों को चुप कराया गया। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त। अक्सर कहा जाता है ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निकला, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघाओं से और शूद्र उनके चरणों से। और फिर यहीं से ऊंच नीच की कहानी शुरू कर दी जाती है। लेकिन सवाल यह है, यह बात किस अर्थ में कही गई थी और क्या इसे शरीर से जन्म समझना सही है? सबसे पहले समझिए, वेद काव्यात्मक भाषा में लिखे गए हैं, कानून की भाषा में नहीं। वेदों में शब्द लिटरल नहीं होते, सिंबॉलिक होते हैं। अब पुरुष शब्द को समझिए। पुरुष कोई मानव शरीर नहीं है। पुरुष का अर्थ है समष्टि चेतना, पूरा समाज, पूरा अस्तित्व। पुरुष सूक्त किसी व्यक्ति का शरीर नहीं बता रहा, वह समाज के शरीर की रचना समझा रहा है। अब आते हैं मुख, भुजा, जंघा और चरण पर। क्या मुख शरीर का सबसे श्रेष्ठ अंग है? अगर ऐसा होता तो पैर कटने पर मौत नहीं आती। हर अंग अपने काम के कारण महत्वपूर्ण है। मुख का काम है बोलना, ज्ञान देना, इसलिए ज्ञान का कार्य मुख से जोड़ा गया। भुजाओं का काम है सुरक्षा, शक्ति और संरक्षण, इसलिए क्षत्रिय कर्म भुजाओं से जोड़ा गया। जंघाएं शरीर को संतुलन देती है, भार उठाती है, इसलिए अर्थ और उत्पादन को वहां रखा गया। और चरण ही शरीर को चलाते हैं, बिना चरण शरीर कहीं नहीं पहुंचता, इसलिए श्रम और निर्माण चरणों से जोड़ा गया। अब जरा ईमानदारी से सोच कर देखिए, क्या कोई समझदार व्यवस्था अपने चलने वाले अंग को नीचा कहेगी? अगर चरण नहीं हो तो मुख कहाँ जाएगा? यह ऊंच नीच नहीं, कार्य निर्भरता का प्रतीक है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वेद यह कहीं नहीं कहते कि ब्राह्मण ब्राह्मण से पैदा होगा, क्षत्रिय क्षत्रिय से पैदा होगा। यह लाइन वेदों में कहीं नहीं लिखी है, यह बाद की व्याख्याओं में डाली गई बात है। पुरुष सूक्त जन्म की बात नहीं करता, वह कार्य की बात करता है। वह यह नहीं कहता
कि फला शरीर से फला आदमी पैदा हुआ। यह कहता है समाज का वह कार्य इस अंग की तरह काम करेगा। यह वही भाषा है जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे समाज की रीढ़ किसान है, देश के हाथ उद्योग है, शिक्षा समाज का मस्तिष्क है। क्या कोई कहता है मस्तिष्क ऊंचा है और पैर नीचा है? नहीं दोस्तों, लेकिन जब इस सूक्त को ज्ञान से काटकर सत्ता से जोड़ दिया गया तब इसे जन्म का प्रमाण बना दिया गया। और यही सबसे बड़ा धोखा है जो अज्ञानी कथावाचकों ने बोल बोल कर समाज में फैलाया है। पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था को जैविक यानी बायोलॉजिकल नहीं मानते, कार्यात्मक फंक्शनल बताते हैं। और जो लोग आज भी इसे ऊंच नीच का प्रमाण बताते हैं वे या तो वेदों की भाषा नहीं समझते या जानबूझकर लोगों को गलत समझाते हैं। और यही बात जब आज के कथावाचक और कुछ धार्मिक पदों पर बैठे लोग दोहराते हैं तो वे समाज को जोड़ नहीं रहे, समाज को स्थायी रूप से बांट रहे हैं। वेदों ने कभी नहीं कहा कि इंसान इंसान से ऊंचा या नीचा पैदा होता है। यह विचार वेदांत का नहीं है, विकृत व्याख्याओं का है। और अगर आज भी इसी व्याख्या को धर्म बताकर बेचा गया तो वह भारत को सुधार नहीं सिर्फ और सिर्फ बर्बादी देगा। अगर वर्ण व्यवस्था सच में जन्म से तय होती तो इतिहास में एक भी अपवाद नहीं मिलता, क्योंकि व्यवस्था अगर नियम है तो अपवाद उसका खंडन होता है। लेकिन भारतीय इतिहास और ग्रंथ अपवादों से भरे पड़े हैं, इतने ज्यादा कि वे अपवाद भी नहीं लगते बल्कि नियम ही उल्टा लगने लगता है। सबसे पहला नाम आता है विश्वामित्र। विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, वे राजा थे, शक्ति ज्ञान और सत्ता उनके पास थी। अगर वर्ण जन्म से तय होता तो विश्वामित्र वहीं रुक जाते, लेकिन इतिहास कहता है कि उन्होंने सत्ता छोड़ी, तप किया, ज्ञान अर्जित किया और ब्राह्मण माने गए। यह परिवर्तन किसी दया से नहीं हुआ, किसी घोषणा से नहीं हुआ, यह योग्यता और साधना से हुआ। यह घटना अकेली नहीं है, यह पूरे सिद्धांत को परिभाषित करती है। अब वाल्मीकि को देखिए, जिसे आज रामायण का रचयिता कहा जाता है। वह किसी कुलीन वंश में पैदा नहीं हुए थे, वह न गुरुकुल में जन्मे न किसी ब्राह्मण घराने में। लेकिन जब ज्ञान और दृष्टि जागी तो वही व्यक्ति भारत की सबसे गहरी आध्यात्मिक कथा का रचयिता बने। अगर जन्म बाधा होता तो रामायण कभी लिखी ही नहीं जाती। वेद व्यास महाभारत के रचयिता, वेदों के संकलन करता, उनका जन्म किसी शुद्ध ब्राह्मण वंश में नहीं था, फिर भी वे ज्ञान परंपरा के केंद्र बने, क्योंकि वर्ण उनकी भूमिका से तय हुआ, उनके जन्म से नहीं। अब विदुर जी को देखिए, जो राजनीति, नीति और विवेक का प्रतीक थे। महाभारत में धृतराष्ट्र के दरबार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी माता दासी थी, लेकिन उनकी सोच राजा से ऊंची थी। तो समाज ने उनकी माता को नहीं देखा, उनके विवेक को देखा। और यही फर्क है वर्ण और जाति के बीच। जाति जन्म देखती है, वर्ण क्षमता देखता है। अब शबरी को याद कीजिए, एक साधारण महिला, न कुल न विद्या न सत्ता, लेकिन भक्ति, समझ और आचरण इतना गहरा कि भगवान राम स्वयं उनके आश्रम तक आए। अगर वर्ण या धर्म जन्म से तय होते तो शबरी की कहानी धार्मिक साहित्य में हो ही नहीं सकती थी। इन उदाहरणों को कहानी कहकर टालना बहुत आसान है, लेकिन जब इतने उदाहरण इतने अलग अलग कालखंडों से एक ही बात कहते हैं तो वह कथा नहीं सिद्धांत बन जाते हैं। और यह सिद्धांत साफ है, प्राचीन भारत में वर्ण सामाजिक भूमिका थी, न कि जन्म का ठप्पा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इन उदाहरणों को कभी विद्रोह नहीं कहा गया, कभी व्यवस्था तोड़ना नहीं कहा गया, क्योंकि व्यवस्था के भीतर ही थे। अगर व्यवस्था जन्म से बंद होती तो ये सब लोग बहिष्कृत कर दिए जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि व्यवस्था लचीली थी और जीवित थी। यह तभी संभव है जब समाज का मूल विचार आत्मा को जन्म से ऊपर मानता हो। और यही वह बिंदु है जहां बाद की जाति व्यवस्था इस मूल दृष्टि से अलग हो जाती है। किसी भी समाज की असली परीक्षा उसकी शिक्षा व्यवस्था से होती है, क्योंकि अगर ज्ञान पर पहरा हो तो समाज सिर्फ आदेश मानता है, सोचता नहीं। इसलिए जब यह कहा जाता है कि प्राचीन भारत में वेद पढ़ने का अधिकार कुछ लोगों तक सीमित था, तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या सच में ज्ञान जन्म से नियंत्रित था? अगर ऐसा होता तो भारत में उपनिषद पैदा ही नहीं होते, क्योंकि उपनिषद किसी एक वर्ग का ग्रंथ नहीं है, वह प्रश्नों का संग्रह है। और प्रश्न कभी जन्म नहीं देखते। उपनिषद में राजा ऋषि से प्रश्न करता है, ऋषि राजा से सीखता है, और कई बार गृहस्थ सन्यासी को समझाता है। अगर ज्ञान जन्म से तय होता तो यह संवाद संभव ही नहीं था। गुरुकुल व्यवस्था को समझना यहाँ बहुत जरूरी है। गुरुकुल में दाखिला जन्म से नहीं मिलता था, जिज्ञासा से मिलता था। गुरु शिष्य से यह नहीं पूछता था कि तुम किस कुल में पैदा हुए हो, वह यह देखता था कि तुम सीख सकते हो या नहीं। और सीखना कोई अधिकार नहीं था, यह एक जिम्मेदारी थी। वेद कोई किताब नहीं थे,
जो कोई भी उठाकर पढ़ ले। वे अनुशासन मांगते थे, स्मरण शक्ति, संयम और जीवन भर का अभ्यास। इसलिए हर व्यक्ति वेद अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं होता था। यह भेदभाव नहीं था, यह क्षमता की पहचान थी। आज भी हर व्यक्ति न्यूरोसर्जन नहीं बन सकता। इसका मतलब यह नहीं कि वह नीचा है, इसका मतलब यह है कि उसकी प्रवृत्ति किसी और दिशा में है। प्राचीन भारत ने इस सच्चाई को स्वीकार किया। यही कारण है कि वेदों को कभी सामान्य ज्ञान नहीं कहा गया, लेकिन कभी वंशानुगत संपत्ति भी नहीं माना। गुरु का अधिकार शिष्य को रोकने का नहीं था, बल्कि योग्य को तैयार करने का था। और यही वजह है कि इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहाँ शूद्र या क्षत्रिय पृष्ठभूमि से आए लोग उच्च ज्ञान परंपरा का हिस्सा बने। लेकिन एक और बात समझनी होगी, वेद पढ़ना सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं देता था, वह सामाजिक जवाबदेही देता था। जो वेद जानता था उसे समाज को मार्ग दिखाना होता था। गलत होने पर उसे सबसे पहले प्रश्नों का सामना करना पड़ता था। इसलिए ब्राह्मण होना सुविधा नहीं थी, कर्तव्य था। और यही कारण है कि ज्ञान को सत्ता से अलग रखा गया। राजा वेद नहीं लिखता था और ऋषि सेना नहीं चलाता था। यह विभाजन किसी को छोटा बड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने के लिए था। अगर ज्ञान और सत्ता एक ही हाथ में चली जाए तो तानाशाही जन्म लेती है, और अगर सत्ता ज्ञान को दबा दे तो अराजकता। प्राचीन भारत ने इन दोनों से बचने की कोशिश की थी। जब भी वर्ण व्यवस्था की बात आती है तो एक सवाल अपने आप उठता है, अगर चारों वर्ण बराबर थे तो फिर धार्मिक कर्मकांड कुछ ही लोगों तक सीमित क्यों दिखते हैं? यह सवाल जायज है, और इसका जवाब भावना से नहीं, उद्देश्य में छुपा है। प्राचीन भारत में धर्म का अर्थ आज जैसा नहीं था। धर्म का मतलब था जीवन को संतुलन में रखना। धार्मिक अनुष्ठान पूजा दिखाने के लिए नहीं, समाज को साधने के लिए थे। और हर अनुष्ठान हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। जैसे हर व्यक्ति सर्जरी नहीं कर सकता, वैसे ही हर व्यक्ति जटिल वैदिक अनुष्ठान नहीं कर सकता था। यह भेदभाव नहीं था, यह विशेषीकरण था। वैदिक कर्मकांड स्मरण शक्ति, उच्चारण की शुद्धता, अनुशासन और मानसिक एकाग्रता मांगते थे। इन अनुष्ठानों में एक भी त्रुटि पूरे उद्देश्य को बदल सकती थी। इसलिए यह काम उन लोगों को सौंपा गया जिनकी प्रवृत्ति ज्ञान, अनुशासन और अध्ययन की थी। यही कारण है कि ब्राह्मण कर्मकांड करता था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वही धर्म का मालिक था। कर्मकांड सिर्फ एक कार्य था जो हर वो व्यक्ति कर सकता था जिसके पास उसका संपूर्ण ज्ञान हो। धर्म किसी एक वर्ण के पास कभी नहीं रहा। क्षत्रिय का धर्म था न्याय और संरक्षण, वैश्य का धर्म था उत्पादन और संतुलन, शूद्र का धर्म था निर्माण और सेवा। और हर धर्म को व्यक्ति अपनी इच्छा और कार्यशैली से चुनता था, जन्म की बाध्यता से नहीं। और कोई कर्म किसी से ऊंचा या नीचा नहीं था। अगर ऐसा होता तो गीता कुरुक्षेत्र में नहीं बोली जाती, क्योंकि गीता किसी ब्राह्मण को नहीं, एक क्षत्रिय को सुनाई गई। यह अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। धर्म का सार अनुष्ठान नहीं, कर्तव्य था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, अनुष्ठान का उद्देश्य समझ से हटता गया और प्रदर्शन बनता गया। जब कर्मकांड जीवन से कट गया तो वह पाखंड बन गया, और यहीं से समस्या शुरू हुई। जो कर्मकांड अनुशासन सिखाने के लिए था, वह सत्ता दिखाने का साधन बन गया। जो ब्राह्मण ज्ञान का प्रतिनिधि था, वह विशेषाधिकार का प्रतीक बना दिया गया। यह परिवर्तन वर्ण व्यवस्था का नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा के खो जाने का परिणाम था। क्योंकि मूल व्यवस्था में कभी यह नहीं कहा गया कि कोई व्यक्ति भगवान के करीब है और कोई दूर। भगवान कोई पद नहीं है जिस पर नियुक्ति हो। भगवान कोई संस्था नहीं है जिसका लाइसेंस किसी वर्ण के पास हो। धार्मिक अनुष्ठान सिर्फ साधन थे, लक्ष्य नहीं। और जब साधन लक्ष्य बन जाते हैं तो धर्म मर जाता है। अगर वर्ण व्यवस्था इतनी व्यवहारिक थी तो यह टूटी कैसे? क्योंकि कोई भी व्यवस्था एक दिन में नहीं टूटती, वह धीरे धीरे अपनी आत्मा खोती है। वर्ण व्यवस्था के साथ भी यही हुआ। पहला बड़ा कारण था असुरक्षा, लगातार आक्रमण, राजनीतिक अस्थिरता और संसाधनों की कमी। जब समाज डरता है तो वह खुला नहीं रहता, वह अपने आप को बंद करने लगता है। जो व्यवस्था पहले लचीली थी वह धीरे धीरे स्थिर होने लगी। काम को जन्म से जोड़ने का पहला बीज यहीं पड़ा। दूसरा कारण था ज्ञान का संरक्षण नहीं, ज्ञान का कब्जा। जब गुरुकुल कमजोर पड़े और शिक्षा सार्वजनिक जीवन से कटने लगी तो ज्ञान कुछ सीमित समूहों में सिमटने लगा। यह सिमटना सिद्धांत से नहीं हुआ, परिस्थिति से हुआ। और जब ज्ञान वंशानुगत होने लगा तो वर्ण धीरे धीरे पहचान बनने लगे। यहीं से वर्ण का अर्थ बदलने लगा। तीसरा कारण था सत्ता और धर्म का गठजोड़। जब राजा नैतिकता से हटने लगे और धर्म सत्ता का सहारा बनने लगा तो अनुष्ठान नीति से ऊपर चला गया। धर्म का उपयोग संतुलन के लिए नहीं, वैधता के लिए होने लगा।
और जो भी सत्ता को वैधता देता है वह सत्ता के करीब चला जाता है। यहीं से कुछ वर्ण विशेषाधिकार जैसा दिखने लगा, ना कि जिम्मेदारी। चौथा कारण था व्याख्याओं का दुरुपयोग। शास्त्रों से अधिक उनकी व्याख्याएं शक्तिशाली हो गई। जो बातें संदर्भ में कही गई थी उन्हें नियम बना दिया गया। जो व्यवस्था जीवन के साथ बहती थी उसे किताबों में जकड़ दिया गया, और जीवन कभी किताबों में पूरी तरह नहीं समाता। पांचवा कारण था समय का दबाव। हर समाज एक बिंदु पर आकर सरल समाधान खोजने लगता है। जन्म से पहचान तय कर देना सरल था, योग्यता जांचना बहुत कठिन। और जब समाज आसान रास्ता चुनता है तो वह न्याय नहीं सुविधा चुनता है। यहीं से वर्ण व्यवस्था अपनी मूल पहचान खोने लगी। और यह स्पष्ट होना चाहिए, यह परिवर्तन किसी एक व्यक्ति, किसी एक ग्रंथ या किसी एक काल का नहीं था। यह एक लंबी प्रक्रिया थी, और इस प्रक्रिया में वर्ण व्यवस्था नहीं बदली, उसकी जगह जाति व्यवस्था ने ले ली। जाति व्यवस्था का आधार था जन्म, वर्ण व्यवस्था का आधार था कर्म। और जब कर्म की जगह जन्म आ गया तो समाज में गति रुक गई। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। वर्ण व्यवस्था का पतन धर्म का पतन नहीं था, यह धर्म से दूरी का परिणाम था। क्योंकि जहाँ आत्मा को समान माना जाता है वहाँ जन्म निर्णायक नहीं हो सकता। आज भारत में वर्ण व्यवस्था न तो प्राचीन रूप में है न आधुनिक समझ में। आज यह एक भ्रमित, विकृत और खतरनाक रूप ले चुकी है। आज वर्ण कर्म नहीं बताता, यह पहचान सिखाया जा रहा है। और यह काम नेता नहीं कर रहे, सरकारी तंत्र नहीं कर रहा, यह काम कर रहे हैं आज के तथाकथित संत, कथावाचक और धार्मिक पदों पर बैठे लोग। आज के कथावाचक वर्ण को समझाने नहीं आते, वह वर्ण को भावनात्मक हथियार बना देते हैं। वह कहते हैं तुम स्कूल में पैदा हुए हो, तुम्हारा धर्म यह है, तुम्हारी भूमिका यह है, लेकिन वह कभी यह नहीं कहते तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारा आचरण क्या है। क्योंकि जिम्मेदारी सिखाने से भीड़ नहीं बनती, भीड़ बनती है पहचान से, और पहचान से सत्ता बनती है। आज के कई संत वर्ण को आत्मविकास का साधन नहीं, सामाजिक दर्जा बना चुके हैं। उनके लिए ब्राह्मण विशेष, क्षत्रिय रक्षक नहीं शासक, वैश्य उनके लिए दानदाता, और शूद्र का अर्थ उनके लिए सेवा का नाम। यह वही सोच है जिसे हमने पतन की जड़ बताया था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, वह पतन असुरक्षा से आया था और यह पतन व्यवसाय से आ रहा है। आज कथावाचन ज्ञान नहीं उद्योग बन चुका है, और उद्योग को सत्य से नहीं ग्राहक से मतलब होता है। ग्राहक को जटिल दर्शन नहीं चाहिए, उसे सरल पहचान चाहिए। और यही कारण है कि आज वर्ण व्यवस्था फिर से जन्म से जोड़ दी गई है। अब आते हैं शंकराचार्य जैसे पदों पर। यह बात बहुत संवेदनशील है, लेकिन बहुत आवश्यक भी। शंकराचार्य पद मूल रूप से दार्शनिक मार्गदर्शक था। उसका काम था समाज को प्रश्न देना, सत्ता को सीमित करना, कर्मकांड को तोड़ना और अद्वैत की याद दिलाना। लेकिन आज अधिकांश शंकराचार्य वर्ण व्यवस्था को जड़ता में बदल चुके हैं। वे वर्ण को गुण कर्म से नहीं जन्म से जोड़कर देखते हैं। और यह बात सिर्फ गलत नहीं है, यह भारत के लिए घातक है। क्योंकि जब धार्मिक पद पर बैठा व्यक्ति जन्म को श्रेष्ठता बना देता है तो समाज में सुधार नहीं, स्थायी विभाजन पैदा होता है। और जो समाज स्थायी रूप से बढ़ जाए वह कभी आगे नहीं बढ़ता। आज के संत अक्सर कहते हैं समाज अपने अपने धर्म का पालन करे, लेकिन वे कभी यह नहीं बताते कि आज के समय में वह धर्म क्या है। आज का धर्म ईमानदारी है, कौशल है, जिम्मेदारी है और नैतिक साहस है। लेकिन ये बातें मंच से नहीं बोली जाती, क्योंकि इससे दान कम हो जाता है, तालियां कम हो जाती है और सत्ता दूर चली जाती है। आज की यह तथाकथित वर्ण व्यवस्था भारत को सुधार की ओर नहीं, पीछे की ओर धकेल रही है। यह व्यवस्था सवाल नहीं सिखाती, कर्म नहीं सिखाती, आत्मचिंतन नहीं सिखाती। यह सिर्फ सिखाती है तुम कौन हो, लेकिन यह कभी नहीं पूछती तुम क्या कर रहे हो। और यही अंतर है वैदिक वर्ण व्यवस्था और आज की वर्ण व्याख्या में। एक समाज को जिम्मेदारी से जोड़ती थी और दूसरी समाज को पहचान में फंसा देती है। हमारा उद्देश्य किसी संत को गाली देना नहीं है, बस ये बताना है कि अगर आज भी वर्ण को जन्म से समझाया गया तो वह भारत को जोड़ नहीं पाएगा, वह सिर्फ नई पीढ़ी को धर्म से दूर करेगा और समाज को और गहराई से तोड़ेगा। और यह बर्बादी धीमी होगी, शांत होगी, लेकिन स्थायी होगी। भारत को कभी जाति ने नहीं तोड़ा, भारत को जाति की धार्मिक वैधता ने तोड़ा। और अगर आज भी वही वैधता संतों और पदों से मिलती रही तो सुधार कभी नहीं आएगा। अब सवाल यह नहीं कि अतीत में क्या सही था और क्या गलत। अब सवाल यह है कि आज के भारत में वर्ण व्यवस्था का कोई अर्थ बचा है या नहीं।
क्योंकि समाज कभी पीछे नहीं लौटता, वह आगे बढ़ता है, और जो विचार आगे बढ़ने में मदद न करे वह परंपरा नहीं बोझ बन जाते हैं। तो क्या वर्ण व्यवस्था आज लागू की जा सकती है? सीधा जवाब है नहीं, उसी रूप में नहीं। और यह कहना वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसके मूल उद्देश्य के पक्ष में है। क्योंकि वर्ण व्यवस्था किसी नियम पुस्तिका का नाम नहीं थी, वह एक समझ थी, और समझ समय के साथ रूप बदलती है। आज भारत में शिक्षा के साधन खुले हैं, सूचना सीमाओं से नहीं बंधी, पेशा बदलना संभव है, और व्यक्ति की पहचान एक से ज़्यादा भूमिकाओं में बटी हुई है। ऐसे समाज में जन्म से तय भूमिका न केवल अन्याय है, बल्कि अव्यवहारिक भी है। आज कोई व्यक्ति एक साथ सीखता भी है, कमाता भी है, निर्माण भी करता है और निर्णय भी लेता है, तो उसे एक ही खांचे में कैसे बांधा जा सकता है? अगर आज कोई जन्म के आधार पर खुद को श्रेष्ठ कहता है तो वह न आधुनिक है न पारंपरिक, वह सिर्फ डरा हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी योग्यता पर भरोसा करता है उसे जन्म का सहारा नहीं चाहिए। यहाँ यह बात बहुत साफ होनी चाहिए कि आज वर्ण व्यवस्था का अर्थ किसी सामाजिक लेवल से नहीं, कौशल और जिम्मेदारी से होना चाहिए। आज का समाज इसी सिद्धांत पर चल भी रहा है, बस हम उसे नाम नहीं देते। आज हम कहते हैं स्किल, प्रोफेशन, स्पेशलाइजेशन, ये सब उसी मूल विचार के आधुनिक रूप हैं। समस्या तब होती है जब हम वर्ण के नाम पर जाति को जिंदा रखते हैं, क्योंकि जाति न कौशल देखती है न कर्म। जाति सिर्फ अतीत पकड़कर बैठती है, और कोई भी समाज जो अतीत से चिपक कर जीता है वह भविष्य खो देता है। इसलिए आज वर्ण व्यवस्था को या तो समझकर आगे बढ़ाइए या गलत समझकर पूरी तरह छोड़ दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा खतरा बीच का रास्ता है, जहां हम बराबरी की बात भी करते हैं और जन्म के गर्व को भी पालते हैं। यही विरोधाभास आज के भारत को अंदर से खा रहा है। इस वीडियो का उद्देश्य यह सवाल छोड़ना है, क्या हम जिम्मेदारी आधारित समाज चाहते हैं या पहचान आधारित समाज? क्योंकि वर्ण व्यवस्था का मूल जिम्मेदारी था और जाति व्यवस्था का मूल पहचान, दोनों साथ नहीं चल सकते। समस्या यह नहीं थी कि भारत के पास वर्ण व्यवस्था थी, समस्या यह थी कि हमने उसे समझना छोड़ दिया। वर्ण व्यवस्था कभी इंसान को ऊपर नीचे रखने की योजना नहीं थी, वह समाज को चलाने की बुद्धि थी। जब तक ज्ञान ज्ञान रहा, सत्ता सत्ता रही और श्रम श्रम रहा, तब तक समाज में संतुलन रहा। लेकिन जिस दिन ज्ञान सत्ता बन गया, सत्ता धर्म बन गई और श्रम पहचान बन गया, उसी दिन वह संतुलन टूट गया। यहीं से वर्ण व्यवस्था एक जीवित विचार नहीं रही, एक जड़ पहचान बन गई। और पहचान जब जड़ हो जाती है तो वह इंसान को चलने नहीं देती। आज हम वर्ण व्यवस्था को या तो गाली देते हैं या पूजा करते हैं, लेकिन दोनों ही स्थितियों में हम उसे समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि जो चीज़ गाली या पूजा बन जाए वह विचार नहीं रह जाती, वह बस भावना बन जाती है। और समाज भावना से नहीं, समझ से चलता है। आज का भारत एक अजीब मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ हम बराबरी की बात करते हैं और दूसरी तरफ जन्म का गर्व भी ढोते हैं। एक तरफ हम आधुनिक कहलाना चाहते हैं और दूसरी तरफ अतीत की गलत व्याख्याओं से चिपके रहते हैं। यह द्वंद्व किसी और ने नहीं बनाया, यह हमने खुद बनाया है। इस पूरी चर्चा का कोई सीधा निष्कर्ष नहीं है, क्योंकि निष्कर्ष देने का अधिकार किसी एक व्यक्ति को नहीं होता। लेकिन एक बात छोड़कर जा ही जा सकती है, अगर कोई व्यवस्था इंसान को उसके कर्म से नहीं, उसके जन्म से आंकती है, तो वह न आधुनिक हो सकती है न प्राचीन। और अगर कोई समाज अपने श्रम, अपने ज्ञान और अपने कर्तव्य का सम्मान नहीं करता, तो वह चाहे कितना भी बड़ा इतिहास क्यों न रखता हो, वह भीतर से खाली हो जाता है। शायद अब यह तय करने का समय है, हमें पहचान आधारित समाज चाहिए या जिम्मेदारी आधारित समाज। क्योंकि वर्ण व्यवस्था का मूल जिम्मेदारी था और जाति व्यवस्था का मूल पहचान। दोनों में से एक को ही चुना जा सकता है, बाकी इतिहास खुद तय हो जाएगा। धन्यवाद।